नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कृष्णा शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मां अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और पेपर की तारीख भी निश्चित हो चुकी है। तो इसके लिए आप सभी के लिए मां अकेडमी लेकर आ रहा है संपूर्ण सिलेबस, उत्तर प्रदेश की पूरी तैयारी, हर विषय की तैयारी पाठ्यक्रम के अनुसार और प्रॉपर तरीके से, विधिवत तरीके से आपकी तैयारी शुरू होने जा रही है। तो मेरे साथियों, मेरे सभी जितने भी तैयारी करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करने वाले सभी साथी हैं, उनके लिए एक आज से शुरू होने वाली ये क्लास की पूरी सूचना, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी का संपूर्ण परिचय और पूरे सिलेबस की बात यहां पर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना? तो क्यों है निराश, क्यों है उदास, आइए शुरू करते हैं आज से हिंदी का पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम की शुरुआत। तो देखिएगा, यहां पर सबसे पहले हमारा ये जानना आवश्यक है कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए, कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसका पाठ्यक्रम जान ले। अगर उसका पाठ्यक्रम या सिलेबस हम जान लेते हैं या समझ लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाता है। तो आइए यहां पर देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो वेबसाइट से लिखा हुआ ये सिलेबस है और इसके बारे में हम लोग यहां पर डिटेल से जानेंगे पूरा सिलेबस। ठीक है, समझते हैं, आइए जानते हैं। तो देखिए भाई, जहां पर आप देखोगे सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी में क्या क्या टॉपिक आपके आ रहे हैं ये आपके स्क्रीन पर रहे। तो पहला टॉपिक आप ये देख पा रहे हैं कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, मतलब हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से संबंधित यहां पर सवाल आपके पूछे जाएंगे। जैसे कौन सा शब्द अरबी भाषा का है, कौन सा शब्द फारसी का है, कौन सा तुर्की का है, कौन सा जापानी है, तत्सम तद्भव देशज, ये सारी चीजें। दूसरा यहां पर है, यानी इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बोलियां पढ़ेंगे, इसी में हम लोग लिपियां पढ़ेंगे। लिपियों के साथ साथ यहां पर हम भाषा का परिचय पढ़ेंगे, यानी हिंदी का उद्भव विकास की बात करेंगे। अगला है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, मतलब व्याकरण में, क्योंकि व्याकरण एक ऐसा साधन है जिससे हम शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना सीखते हैं। हिंदी वर्णमाला, सबसे पहले यहां पर आपको वर्णमाला पढ़नी है, वर्णों का ज्ञान, यानी वर्णों के बारे में, तत्सम तद्भव के बारे में पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, अनेकार्थक पढ़ना है, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको पढ़ना है। फिर समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अर्थात कहते हैं कि एक यानी एक एक शब्द का उच्चारण करते हैं, एक जैसा उच्चारण होता है, जिनको बोलते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग यानी कि हम पढ़ेंगे जेंडर, वचन पढ़ेंगे, इसमें कारक पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, वाच्य पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इनसे एक एक नंबर के सवाल बनते हैं। इसका पूरा स्ट्रक्चर हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, कहां से कितने कितने नंबर बनेंगे, कितने कितने अंक के सवाल आएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय से एक सवाल बनता ही बनता, संधि से एक सवाल आता ही आता है, समाज से भी एक सवाल आपका बनता ही बनता है, विराम चिन्ह आपका जरूर पूछा जाता है कि कामता प्रसाद गुरु के हिसाब से के अनुसार यहां पर विराम चिन्हों की संख्या 22 है और इन 22 विराम चिन्हों में एक सवाल पूछ लिया जाता। मुहावरे लोकोक्तियों से एक सवाल, रस छंद अलंकार, ये जो है आपका, देखिए एक एक सवाल यहां से बनता ही बनता है, पक्का है। हर एक सेक्शन से एक एक सवाल। यूपी पुलिस अपने सिलेबस, अपने पाठ्यक्रम के लिए जाना जाता है, इसमें सिलेबस से इधर उधर कुछ भी नहीं होता है, इसलिए याद रखना ये सभी। और अपठित बोध, अपठित बोध अर्थात गद्यांश से आधारित यहां पर 5 सवाल आते हैं, मतलब अपठित गद्यांश पर आधारित इतने 5 प्रश्न आपके बनेंगे, चीज आपको याद रखना है। प्रसिद्ध कवि और लेखक तथा उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, देखो भैया यहां से एक सवाल, मतलब रचनाएं और लेखक से 2 सवाल आपके आते ही आते हैं, पक्का है यहां से। फिर देखिए, हिंदी भाषा में पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो पुरस्कार एक पूछा ही जाता है। अगर आप 17 का पेपर उठा के देख लो, चाहे फर्स्ट सेकेंड मीटिंग का 18 का पेपर 19 में जो हुआ था उसको उठाकर देख लो, उसमें आपको पुरस्कार से संबंधित एक एक सवाल आया ही आया है। दोनों मीटिंग के पेपर, हालांकि हम सारे प्रीवियस पेपर पर भी यहां पर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे डिटेल से। विविध में कुछ एक आध प्रश्न आ जाते हैं, उसकी भी सारी चर्चा हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो ये था मेरे साथियों सिलेबस, और जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये हमें टॉपिक पढ़ने हैं। अब क्या पढ़ना है, आइए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। शानदार तरीके से हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास की बात कर लेते हैं सबसे पहले।
तो देखिए, ठीक है भाई, तो चलते हैं, शुरुआत करेंगे आज पहले टॉपिक की। पहला टॉपिक यहां पर आपका रहा हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। किस तरीके से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ, कैसे हिंदी विकसित हुई, ये सारी चीजें यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, कलर वगैरह विजिबल है, सारी चीजें वॉइस वगैरह क्लियर है, ठीक है ना, ये सब चीजें ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अब देखिए जरा, तो देखिए सबसे पहली बात यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहला जो बिंदु है, हिंदी भाषा के जब हम उद्भव की बात करते हैं या हिंदी भाषा के विकास की बात करते हैं, तो देखिएगा जब हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी जो है सबसे पहले ये देखेंगे कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। आपसे अगर सवाल पूछता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। अब इसके बाद जरा हम देखेंगे दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हिंदी भाषा, चूंकि हिंदी क्या है? एक भाषा। हिंदी भाषा की अगर आपसे पूछता है कि भाई आदि जननी कौन है, तो हिंदी भाषा की आदि जननी, हिंदी भाषा की अगर हम आदि जननी की बात करते हैं, तो हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है? संस्कृत है, याद रखना है सामान्य तौर पर। अब देखिए यहां पर इसके पश्चात हम बात करेंगे, अगर आपसे सीधे तौर पर पूछता है कि हिंदी की लिपि क्या है। अब देखिए जरा समझना बात को, अगर आपसे पूछेगा हिंदी की लिपि कौन सी है, हिंदी की अगर आपसे पूछेगा लिपि कौन सी है, तो देखिएगा हिंदी की लिपि की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। अब आपसे सीधे सवाल पूछता है कि देवनागरी लिपि का जो प्रयोग किया गया था, खासतौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि देवनागरी लिपि का प्रयोग कब किया गया था, तो देवनागरी लिपि का प्रयोग पहली बार हिंदुस्तान में गुजरात के राजा जयभट्ट के यहां पर इसका प्रयोग 7वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। और किसके द्वारा किया गया? तो ये नागर ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग देखने को मिल जाता है। अब देखिए इसके पश्चात हम बात करते हैं जब, तो एक सवाल और पूछता है हिंदी की जननी कौन है। अगर आपसे पूछेगा कि हिंदी की, मेरे प्यारे बच्चों, जननी अगर आपसे पूछेगा तो हिंदी की जननी अपभ्रंश है। हिंदी की जननी कौन है? अपभ्रंश है। और अपभ्रंश का मतलब यहां पर सबसे पहले समझना, अपभ्रंश का मतलब होता है टूटी फूटी भाषा। कैसी भाषा? टूटी फूटी भाषा। टूटी फूटी भाषा अर्थात जिसको हम अशुद्ध भाषा भी कहते हैं, और इसी से हमारी हिंदी का जनरली यानी सामान्य तौर पर विकास जानने को मिलता है। अब देखिए एक अगर हम परिचय देखेंगे तो अपभ्रंश एक ऐसा रूप होता है जिसमें बोलचाल का या जो संप्रेषण का होता है, संप्रेषण का एक माध्यम है। अब देखिए इसमें जैसे हम आज भी, आज के समय में बोलते हैं, जैसे आपकी माता जी बोलती ही कहेंगी कि दही जमा लेना। क्या कर लेना? दही जमा लेना। अब दही नहीं जमाया जाता है, दूध जमाकर दही बनाया जाता है। हम लोग सामान्य तौर पर ऐसे सेंटेंसेस को बोल देते हैं, कहेंगे आटा पिसवाया लाना, जबकि गेहूं पिसवाया जाता है ना। कहेंगे तेल पिरवाया लाना, तो तेल नहीं पिरवाया जाता है, सरसों पिरवाई जाती है, ठीक है ना। इस तरीके के तमाम सारे ऐसे हैं। जैसे सूली पर अगर हम आपसे कहें, सूली पर क्या किया जाता है? चढ़ाया जाता है या लटकाया जाता है? फांसी पर चढ़ाया जाता है या लटकाया जाता है? तो फांसी पर चढ़ाया जाता है और सूली पर लटकाया जाता है। जैसे धन्यवाद किया जाता है या धन्यवाद दिया जाता है? हम लोग बोलते हैं मैंने धन्यवाद दे दिया, तो धन्यवाद दिया नहीं जाता, धन्यवाद किया जाता है। ये अशुद्धियों में आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से। तो ये आपने देखा कि हिंदी की जननी क्या है? अपभ्रंश है, और अपभ्रंश का मतलब है टूटी फूटी भाषा या अशुद्ध भाषा इसको कहते हैं, ठीक है भाई। अब आइए इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर जब हम हिंदी के विकास की बात करते हैं, हिंदी के विकास
एवं उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं तो अब आपको पता है कि प्राचीन भाषा, भारत की जो प्राचीन भाषा है वो कौन सी है? भारत की प्राचीन भाषा भाई संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। अब देखिएगा, संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो संस्कृत दो तरीके की आपको देखने को मिलती है। एक है वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत यहां पर है। ठीक है, अब वैदिक संस्कृत अर्थात वेदों की संस्कृति, या इसको हम बोलते हैं वेद वेदांगों की संस्कृति मानी जाती है। देवताओं की भी भाषा इसे कहते हैं। दूसरी यहां पर संस्कृति जो है ये कहलाती है भाई लौकिक संस्कृत। बोलो कौन सी संस्कृत? लौकिक संस्कृत, जिसको लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली संस्कृत के नाम से जानते हैं। ये बात आपको यहां पर समझना है। चलिए भाई, अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे और आगे की बात को डिटेल से करेंगे। देखिए यहां पर और क्या पूछते हैं सवाल। तो संस्कृत के बाद में एक भाषा विकसित होती है, जिस भाषा का नाम है भाई कौन सी भाषा? पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा विकसित होती है। और पाली के बाद में यहां पर एक भाषा है प्राकृत, और प्राकृत भाषा के बाद में यहां पर विकसित होती है अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा के बाद यहां पर विकसित होती है अपभ्रंश भाषा विकसित होती है। अब देखिए, अपभ्रंश के बाद आती है एक बिगड़ा हुआ रूप है जिसको बोलते हैं अवहट्ट। कौन सी भाषा? अवहट्ट भाषा आती है। और अवहट्ट के बाद में हिंदी का विकास होता है। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा विकसित हो जाती है। अब देखिए, एक सवाल आपसे ये पूछे कि जो पाली भाषा है ये किस धर्म में प्रयोग की गई? खासतौर पर अगर आपसे कहेगा तो ये बौद्ध धर्म में प्रयोग की गई। लेकिन जब प्राकृत भाषा की बात करते हैं तो प्राकृत भाषा ये जैन धर्म में प्रयोग की गई भाषा के रूप में मानी जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी लोगों ने इस बात को देखा और समझा और जाना। तो हमने क्या कहा कि उत्पत्ति प्राचीन भाषा संस्कृत से हुई है, और ये जो है खासतौर पर दो रूपों में है, एक वैदिक संस्कृत है और एक क्या है भाई लौकिक संस्कृत है। अब देखिए, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश अवहट्ट, और अवहट्ट से हिंदी का विकास यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये इस तरीके से यहाँ पर हिंदी हमारी विकसित मानी जाती है। अब देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने जो सीखी है कि किस तरीके से ये फारसी शब्द के रूप में विकसित हुआ है। चलिए, तो अब जरा देखते हैं हिंदी फारसी शब्द कैसे, हिंदी फारसी भाषा का शब्द कैसे, मतलब इसकी क्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या है, कैसे ये माना जाता है, कैसे मतलब इसका विकास क्यों और कैसे माना जाता है। तो जरा ध्यान से देखिए और समझिए पूरी बात को। तो हिंदी देखिएगा, जब हम बात करते हैं ईरानियों की, जब हम बात करेंगे ईरानी, और ईरानी अर्थात कौन से लोग? फारसी लोग, अर्थात फारस के लोग। ईरानी अर्थात फारसी लोग। ये लोग जो है हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान में आने का इनका मार्ग क्या था, किस मार्ग से आए, ये कौन से रास्ते से आए, ये बात यहां पर आपको जानना है। तो ईरानी या फारसी लोग जो है ये सिंधु नदी के रास्ते से आए। कौन से? सिंधु नदी के रास्ते से आए, सिंधु नदी के रास्ते से आए। और अब देखिएगा, इनका मुख्य उद्देश्य यहां पर क्या था इस समय में, अगर आप देखेंगे 7वीं शताब्दी की ये बात है। कब की बात है भाई? 7वीं शताब्दी की बात है। खासतौर पर अगर आप देखोगे 7वीं शताब्दी में इनका आगमन हुआ। इसी के साथ साथ ईरानी, तुरानी, अफगानी, तुर्क, मंगोल, इन सभी मुसलमानों का भी भारत में आक्रमण होता है। अब देखिए, ईरानी लोग यानी कि फारसी लोग सिंधु नदी के रास्ते आए, और अब देखिएगा इनका खास यहां पर उद्देश्य क्या है। तो इन लोगों ने जो सिंधु है ना, सिंधु को इन्होंने उच्चारण के रूप में, खासतौर पर इनकी आदत क्या थी कि जो फारसी है, फारसियों के द्वारा, किसके द्वारा? फारसियों के द्वारा, फारसियों के द्वारा देखिएगा स का उच्चारण, ध्यान से समझिएगा, स का उच्चारण क्या किया गया? स का उच्चारण ह तथा ध का उच्चारण, ध का उच्चारण क्या किया गया? द। अब देखिए, इस प्रकार से अगर आप समझोगे पूरी बात को, देखिए इस प्रकार जैसे आप देखो
मैंने कहा सप्ताह, एक शब्द यहां पर है, तो सप्ताह को इन लोगों ने क्या कहा भाई? हफ्ता। सप्ताह को इन लोगों ने क्या कहा? हफ्ता। क्या कहा? हफ्ता कहा। सप्ताह को क्या कहा? हफ्ता कहा। इसी तरह से इन लोगों ने सिंधु को क्या कहा? इन लोगों ने सिंधु को क्या कहा? हिंदू कहा। सिंधु को क्या कहा भाई? हिंदू कहा। और हिंदू से यहां पर हिंदू, और इस देश का नाम क्या पड़ गया भाई? हिंदुस्तान। क्या नाम पड़ गया? हिंदुस्तान इस देश का नाम पड़ गया। और यहाँ के लोगों के द्वारा जो प्रयोग की जाने वाली या बोली जाने वाली भाषा बनी, वह क्या बन गई भाई? वह भाषा बन गई हिंदी। क्या बन गई? वह भाषा बन गई हिंदी। तो अब जरा देखिए और समझिए यहां पर, तो सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान, इस तरीके से हिंदी शब्द का विकास आपको देखने को मिल जाता है। और अब आपने देखा यहां पर ये कौन सी भाषा बन जाती है? ये बन जाती है भाई फारसी भाषा। कौन सी भाषा? फारसी भाषा के रूप में बन जाती है। अब देखिए यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम जब करते हैं तो वो क्या है, जरा देखिएगा। अगला यहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो हिंदी है ना, हिंदी अगर आपसे पूछता है किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा। हिंदी किस परिवार की? भारोपी परिवार की भाषा मानी जाती है। हिंदी किस परिवार की भाषा मानी जाती है? भारोपी परिवार की भाषा है। अब देखिए भारोपी परिवार क्या है? भारोपी का मतलब देखिए क्या है यहां पर? भारत प्लस यूरोप। भारत प्लस यूरोप, यानी भारत और यूरोप में जो फैली भाषाएं हैं खासतौर पर, उनकी हम बात करते हैं। अब देखिए यहां पर चूंकि भारोपी परिवार जो है, अब जरा देखिएगा, जो भारोपी परिवार है हिंदुस्तान में खासतौर पर भारोपी परिवार ये उत्तर प्लस मध्य भारत में है। कहां कहां पर? उत्तर और प्लस मध्य भारत में इसका जो बोलबाला यहां पर देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत आने वाली जो भाषाएं हैं, करीब करीब 73% लोग ऐसे हैं जो कि भारोपी भाषा के अंतर्गत आते हैं या भारोपी परिवार की भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो अब जरा देखिए मेरे प्यारे सभी साथियों, इस बात को जरा समझेंगे कौन कौन सी भाषाएं ऐसी हैं। जैसे अगर हम बात कर ले यहां पर कश्मीरी भाषा की, कौन सी भाषा की बात कर ले भाई? अगर हम कश्मीरी भाषा की बात कर लें, अब आप देख लीजिएगा कलर वगैरह, ये कलर विजुअल है क्या? इस कलर की विजिबिलिटी है क्या? अच्छा एक मिनट जरा देखिए, मैंने कहा कश्मीरी। कौन सी भाषा? कश्मीरी भाषा। कौन सी भाषा? कश्मीरी भाषा। ये कलर जरा देख लीजिए, विजिबिलिटी है क्या इसकी? ठीक है ना? तो कश्मीरी, और इसके साथ साथ अगर हम कश्मीर में देखेंगे तो कश्मीर में एक भाषा बोली जाती है डोगरी, पहाड़ी क्षेत्र में, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाती। बाद में संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया था खासतौर पर अगर आप देखोगे। और इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो हिंदी, हिंदी चूंकि आपके करीब करीब 10 राज्यों में बोली जाती है। पंजाबी भी इसी परिवार की भाषा के रूप में मानी जाती है क्योंकि गुरमुखी लिपि से इसका विकास देखने को मिल जाता है। अब मेरे प्यारे साथियों जरा आगे बढ़ते हैं, देखेंगे मराठी भाषा भी इसी के अंतर्गत आ जाती है, इसी परिवार की भाषा के रूप में मानी जाती है। अब देखेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण भाषा हमारी नेपाली भाषा है। कौन सी भाषा? नेपाली भाषा भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। कौन से? ये नेपाली भाषा भी आपके भारोपी परिवार के अंतर्गत आ जाती है। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण भाषा कौन सी भैया? बंगाली। बंगाली की अगर हम बात करते हैं, ये भी भारोपी परिवार के अंतर्गत आ जाती है। तो ये करीब करीब 73% लोगों के द्वारा ये बोली जाती है। अब आपसे सवाल क्या पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से नेपाली भाषा कौन से परिवार के अंतर्गत आएगी? तो कहोगे सर भारोपी परिवार के अंतर्गत ये वाली आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जरा हम देखते हैं दूसरी कहानी इसकी क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं। तो देखो भैया, अगर हम यहां पर देखेंगे, एक भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। कौन सी भाषा है? द्रविड़ परिवार की भाषा। अब देखो इस द्रविड़ परिवार की भाषा का महत्व क्या है? द्रविड़ परिवार खास तौर पर अगर आप देखोगे ये दक्षिण भारत में है। कहां पर है ये? दक्षिण भारत में ये बोली जाती है, दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। करीब करीब अगर देखोगे तो ये 25% भारत की जनसंख्या जो है ये इसके अंतर्गत आती है। कितनी? 25% जनसंख्या इसके अंतर्गत आ जाती है। अब देखो जरा द्रविड़ परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं? दक्षिण भारत की भाषाएं जितनी भी, जैसे अगर हम बात करते हैं तमिल,
तमिल भाषा की बात करते हैं, अगर हम तेलुगु की बात करते हैं, तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। तमिल कहां बोली जाती है? तमिलनाडु में बोली जाती है। तेलुगु कहां बोली जाती है भाई बताइए? और इसके बाद तेलुगु, मलयालम, मलयालम कहां? केरल में बोली जाती है। मलयालम केरल में बोली जाती है। और कन्नड़ कहां बोली जाती है? ये कर्नाटक में बोली जाती है। कन्नड़ कहां? और तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, जो कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण भाषा के रूप में मानी जाती है। ठीक है भाई, अब जरा समझते हैं और बात को देखेंगे आगे। तो द्रविड़ परिवार की भाषा के रूप में हो गई। अब यहां से देखिए कुछ हम ऐसी बातें करेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। देखिए आज हम बेसिक इंट्रो कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे और समझते हुए चलेंगे कि हिंदी में कहां से कैसे सवाल आते हैं और किस तरीके से हमें अपनी तैयारी को बेहतर करना होगा, यानी अच्छे से इस तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। तो देखिए अब देखिए, चूंकि हिंदी जो हमारी है ना, हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी संघ की राजभाषा है। हिंदी संघ की क्या है भाई? इसको राजभाषा के रूप में भी स्वीकार किया गया है। किसके रूप में? हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में भी स्वीकार किया गया है, और जिसको संविधान के अनुच्छेद 343 के सब क्लॉज 1 में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। और कब इसको दर्जा दिया गया? तो कहोगे सर 14 सितंबर 1949 को यह संघ की राजभाषा बनी। और इसी दिन 14 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहीं पर एक कंफ्यूजन होगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो कहोगे सर विश्व हिंदी दिवस जो है ना, विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है कब? विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। एक और सवाल यहीं पे बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि भाई मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर आपसे पूछता है मातृभाषा दिवस कब मनाया जाएगा, तो कहोगे सर 24 जनवरी को। कब मनाया जाएगा? 24 जनवरी को मनाया जाएगा। लेकिन कहोगे सर अगर अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की अगर बात करोगे तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाएगा? तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये मनाया जाएगा मेरे प्यारे सभी साथियों 21 फरवरी को। वो लोग कब मनाया जाएगा? 21 फरवरी को ये वाला दिवस मनाया जाता है। तो ये शानदार तरीके से आप इसको पढ़ रहे हैं और इसको नोट करते भी जाएंगे, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए जैसे आपके जो एग्जाम है, अगर आप प्रीवियस पेपर में देखोगे तो इसमें साहित्य से भी जुड़े हुए तमाम सारे प्रश्न आ जाते हैं। साहित्य में कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे अभी पुरस्कार से संबंधित आपने देखा सिलेबस में दिया हुआ है कि जैसे आपसे पूछेगा कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है। सीधे पूछ लेगा कि महादेवी वर्मा की कौन सी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि कौन सी पुस्तक के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ऐसे प्रश्न आपके यहां पर देखने को जरूर मिलेंगे। अब देखिए जैसे आपसे सीधे सवाल पूछा कि हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है, तो कहोगे सर उदंत मार्तंड है। क्या है? उदंत मार्तंड, उसको बोलेंगे ना उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। अब ये कैसा है? ये साप्ताहिक हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। समाचार पत्र, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर पूछेगा प्रकाशन वर्ष कौन सा है, मतलब इसका प्रकाशन या संपादन वर्ष कौन सा है, तो प्रकाशन वर्ष या संपादन कब हुआ, तो अगर आपसे पूछेगा तो याद रखना इसका संपादन कब हुआ भाई? 1826 में। कब हुआ भाई? और 1826 में हुआ तो, लेकिन सर कहां से हुआ ये भी तो पूछ सकता है। तो ये भाई कलकत्ता से हुआ। कहां से हुआ? कलकत्ता से ये प्रकाशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज और समझ लो, यहाँ पे कलकत्ता से तो हुआ, लेकिन संपादक कौन थे इसको ये भी तो पूछ सकता है भाई। तो संपादक इसके कौन थे भैया? जुगुल किशोर पांडे जी। कौन थे भाई? जुगुल किशोर पांडे जी। कई किताबें जुगुल किशोर शुक्ल लिखती है, लेकिन इसका सबसे सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? जुगुल किशोर पांडे जो हैं ये इसके संपादक के रूप में माने जाते हैं। तो ये हिंदी का क्या है भाई? पहला साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में माना जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहां पर तमाम सारे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य की प्रथम पुस्तक कौन सी है, हिंदी
हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। जैसे पूछेगा कि हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, हिंदी के प्रथम कवि, अगर आपसे पूछेगा हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, तो हिंदी के प्रथम कवि भाई सराहपा को माना जाता है। किसको कहा जाता है? सराहपा को। इनकी पुस्तक भी पूछ सकता है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक है भाई दोहा कोश। बोलो कौन सी पुस्तक है? दोहा कोश मानी जाती है इसकी पुस्तक। अब आपसे सीधे पूछ सकता है, देखो भाई खड़ी बोली के प्रथम कवि पूछेगा, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, ऐसे अगर आपसे पूछेगा खड़ी बोली के प्रथम कवि अगर आपसे पूछता है कौन है, तो भैया आपको बताना है अमीर खुसरो। बोला कौन है? अमीर खुसरो को माना जाता है, याद रखिएगा अमीर खुसरो साहब है ना, अमीर खुसरो। लेकिन यहीं पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि तो हैं, लेकिन यहां पे अगर पूछेगा प्रथम महाकाव्य, यानी खड़ी बोली का अगर आपसे पूछता है प्रथम महाकाव्य कौन सा है, जरा ध्यान से देखना और करना उत्तर। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या भैया? प्रथम महाकाव्य अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बताओगे? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो भाई प्रिय प्रवास है। कौन सा है भाई? प्रिय प्रवास है। और इसके लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं इसके कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके लेखक माने जाते हैं। क्लियर है बात? तो ये आपने थोड़ी सी कहानी साहित्य से संबंधित यहां पर समझी। कभी कभी सवाल जैसे देखिए कैसे पूछ सकता है, देखिए मैं इंट्रो में लगभग चीजों को कवर अप कर रहा हूं कि कहां कहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उस हिसाब से अलर्ट हो जाओगे क्योंकि इसमें हम लोग परिचय की बात कर रहे हैं। अब देखिए सीधे तौर पर आपसे सवाल पूछेगा कहां से, देखिए अब आपसे पूछा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो स्वयंभू को कहा जाता है। किसको? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो स्वयंभू को। अब कभी कभी किसी पुस्तक की भाषा पूछ लेगा, जैसे पूछ लिया कि कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? कौन सी? कवितावली। अब देखो भाई कवितावली किसकी रचना है? कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली किस भाषा में लिखी गई भाई? तो कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? ब्रज भाषा में लिखी गई। अब ये जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई? तो भैया तुलसीदास के द्वारा। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक के रूप में मानी जाती है। अब जैसे सवाल कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? तो अब जैसे देखो यहां पर कहा पंचतंत्र की कथा, पंचतंत्र की कथा। अब देखिए पंचतंत्र की कथा कौन सी रचना जो है इनकी नहीं है या इनके द्वारा लिखित नहीं है? इनके द्वारा। तो अब यहां पर देखिए पहला ऑप्शन पंचतंत्र की कथा और हमने दूसरा ऑप्शन दे दिया कर्मला, है ना? दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया? कर्मला दे दिया। अब तीसरा ऑप्शन यहां पर हमने दे दिया गबन, ठीक है ना? और चौथा ऑप्शन दे दिया मैला आंचल, मैला आंचल, ठीक है। अब इसमें से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है? तो पंचतंत्र की कथा, कर्मला, गबन या मैला आंचल, बताइएगा। अब इसको जरा देख करके ध्यान से बताइएगा कि क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कहोगे सर पंचतंत्र की कथा तो हमारे प्रेमचंद जी ने ही लिखी है, कर्मला भी इन्होंने लिखी, गबन भी इन्होंने लिखा है, गोदान भी सर इन्होंने ही लिखा है, दारोगा रचना भी इन्होंने ही लिखी है। तो देखिए इस तरीके से तमाम सारी कृतियां जो है इन्होंने लिखी है। लेकिन जो मैला आंचल है, मैला आंचल किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई रचना है। याद रखिएगा ये सवाल आपके परीक्षा में ये पूछा जा चुका है, आपके प्रीवियस ईयर का सवाल है, पूछा गया है। अब देखिए यहां पर आपसे और कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पर जैसे मान लीजिए पूछा एक सवाल पूछ लिया, कहा कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब देखो इस तरीके से भी पूछ लेता है, कभी कभी पंक्ति दे देता है और उसमें पूछ लेता है ये किसने लिखी है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, क्या ये बात सूरदास ने कही है? अच्छा नहीं भाई, सूरदास ने नहीं कही। क्या ये बात तुलसीदास ने कही? नहीं, तुलसीदास ने भी नहीं कही। क्या ये बात नानक ने कही? बिल्कुल नहीं कही। तो ये बात कही किसने भाई? रैदास जी ने कही है। ये बात किसने कही है? रैदास जी ने। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका क्वेश्चन के रूप में है, ठीक है ना।
तो भाई ये प्रश्न पूछने का सिलसिला है। अब देखिए व्याकरण से कभी कभी सवाल आपके जो व्याकरण से सवाल बनेंगे, कौन कौन से किस किस तरीके के व्याकरण से संबंधित सवाल यहां पर बनेंगे, सारे सवालों के बारे में भी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो अभी देखिए जरा समझते हैं। अब देखिए जैसे आपसे सवाल पूछा गया संयुक्त वर्ण या स्वर नहीं है, कौन सा संयुक्त वर्ण या स्वर नहीं है, ऐसे सवाल पूछा। तो देखो क्या, जैसे यहां पे हमने ऑप्शन दे दिया आपको, पहला ऑप्शन हमने दे दिया ए और दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया ओ, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हमने दे दिया ई, और चौथा ऑप्शन हमने आपको दे दिया बड़ा आ। अब जरा देखिए, देखो भैया ध्यान से समझना, संयुक्त वर्ण या स्वर नहीं है, कौन सा इसमें से संयुक्त वर्ण या स्वर नहीं है, ऐसे सवाल जब आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे। देखो ए जो है ना ये आ प्लस ई से मिलकर बना है, ये किससे, आ प्लस ई से मिलकर बना है। अब देखो जरा ओ, तो ये किससे मिलकर बना है, आ प्लस ऊ से मिलकर बना है। अब देखो ई जो है ना ये मूल स्वर के रूप में है, जो कि 4 होते हैं, आ ई उरी, आ ई उरी के रूप में यहां पर माना जाता है। किसके रूप में माना जाता है, चलिए अब देखिए ई वाला आपका यही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बड़ा आ जो है ये आ प्लस आ से मिलकर बना हुआ है, आ प्लस आ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए बात करते हैं यहां पर जब काव्य शास्त्र से आपके सवाल पूछे जाएंगे, किससे सवाल पूछे जाएंगे, काव्य शास्त्र से देखिए आपके सवाल बनेंगे। काव्य शास्त्र का मतलब यहां पर क्या है, जो भी काव्य तत्व हैं आपके यहां पर जिनसे संबंधित सवाल बनते हैं। काव्य तत्व का मतलब क्या होता है, या काव्य तत्व के कौन कौन से सवाल बनेंगे। तो काव्य तत्व के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, एक है भैया रस, एक है छंद और एक है अलंकार। तो रस छंद अलंकार, इनसे सवाल जब बनेंगे तो हमने अभी क्या बताया, एक एक सवाल यहां से आपका पक्का बनना, और अगर ज्यादा बनेगा तो एक अलंकार से सवाल आपका ज्यादा बन जाएगा, तो 2 सवाल यहां पर हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी आपको यहां पर दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब देखिए अगर आपसे सवाल पूछता है कि रस संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं, अगर आपसे सीधा सवाल पूछ ले, अगर आपसे पूछता है रस संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं, तो रस संप्रदाय के जनक कहोगे सर क्या भरत मुनि है, नहीं भाई भरत मुनि नहीं है इसके, कौन है, आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, अगर ऐसे पूछेगा छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो छंद शास्त्र के प्रणेता या जनक भी कह सकते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता या जनक कौन माने जाते हैं भाई, तो ये है पिंगल ऋषि। बोलो कौन माने जाते हैं, इनको कहते हैं पिंगल ऋषि, और इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। इसलिए छंद शास्त्र को क्या कहते हैं, पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए अलंकार संप्रदाय के अगर जनक पूछेगा, अलंकार संप्रदाय के अगर आपसे पूछेगा जनक कौन है, अलंकार संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों जरा देखिए अलंकार संप्रदाय के जनक माने जाते हैं भामा, आचार्य भामा। इनका पूरा नाम क्या है, आचार्य भामा। सवाल ये भी पूछा जाता आचार्य भामा। और अगर पूछता है कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, अलंकार का अर्थ होता है गहना, अलंकार का अर्थ क्या होता है, गहना, या फिर इसको बोलते हैं काव्यगत सौंदर्य, या क्या कहते हैं इसे, काव्यगत सौंदर्य भी इसको कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई, काव्यगत सौंदर्य भी इसको कह देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इससे जुड़े हुए तमाम सारे सवाल, अब सीधे यहां पर कोई अलंकार दे देगा या अलंकार की कोई पंक्ति दे देगा और उसमें पूछ देगा पंक्ति, और पंक्ति में आपको बताना रहेगा कि कौन सा अलंकार है। जैसे पूछ लिया कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाया, 2018 वाले पेपर में पूछा गया था सवाल, मतलब सामान्य सवाल है और ये सवाल पूछा गया। तो जरा समझिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग इस जानकारी के पश्चात। देखो अब देखिए और भी सवाल कैसे कैसे यहां पर बनेंगे, कैसे कैसे सवाल यहां पर पूछे जाएंगे बहुत ही सटीक तरीके से, क्योंकि हिंदी आपको पता है ना कि यूपी पुलिस में एकदम निर्णायक विषय के रूप में, और यहां से सवाल जो आपके बनेंगे, एक सवाल 2 नंबर पक्का करके जाएगा, ये तो एकदम बात क्लियर है। लेकिन एक बात ये भी तय है, अगर 37 प्रश्न आता है तो 37 में आप ये समझ लो 37 दूना 2 मतलब कितना हो गया,
72 37 दूना 74, मतलब 74 अंक आपके यहाँ पर पक्के हैं समझ लो। तो एकदम बढ़िया सटीक तरीके से एकदम पूरा जो है स्ट्रेटजी और प्लान के साथ करेंगे, तभी कम समय में आप बेहतर कर पाएंगे। यही आपके लिए एक बढ़िया तरीका है, यही आपके लिए अच्छा मार्ग है। और इसी को अब देखिए यहाँ पर जैसे सीधे सवाल यहाँ पर कैसे कैसे पूछेगा। अब मान लो सवाल पूछ लिया, कहा कि भाई उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से समझिए पूरी बात को। अब यहां पर जरा मेरे प्यारे साथियों मूल स्वर होंगे, बोलो कौन से स्वर होंगे? मूल स्वर, इनकी संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और दूसरे कौन से होंगे भैया? इनको बोलेंगे संयुक्त स्वर। बोलो कौन से बोलेंगे? संयुक्त स्वर के रूप में इनको बोला जाएगा, या फिर इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं, या फिर इन्हें क्या कहेंगे? संधि स्वर भी कहेंगे। तो अब जरा देखिए, मूल की संधि होगी तो मूल संधि स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मूल संधि स्वर कहलाएंगे। तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये वाले संधि स्वर भी कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? संधि स्वर भी कहलाएंगे। अब जरा देखो यहां पर मूल संधि स्वर के साथ साथ इनको हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त संधि स्वर। क्या बोलेंगे? संयुक्त संधि स्वर भी ये कहलाएंगे। संयुक्त संधि स्वर भी इनको कहा जाएगा। ये बात जरा नोट कर लेना बढ़िया तरीके से, है ना। तो चलिए भाई, जबरदस्त तरीके से एकदम धुआंधार तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, जब हम बात करते हैं मूल सुर की, तो मूल सुर कितने हैं? अ, ई, उ और री। ये देखो कितने हो गए? 4 हो गए ना। आ, ई, उ, री कितने हो गए? 4 हो गए सुर। देखो बढ़िया। इसके पश्चात देखो मूल संधि सुर की जब हम बात करेंगे, जरा समझना। कलर की विजिबिलिटी है क्या? ये भी विजिबिलिटी है? चलिए अब जरा देखिए, तो यहां पर मूल स्वरों की संख्या कितनी है भाई? 3 है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 3। और इनकी संख्या कितनी है? 4। कुल इन स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। अब देखो यहां पर जब हम बात करेंगे अ के साथ आ जोड़ेंगे, अ के साथ आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? बड़ा बन जाएगा। और ई के साथ ई जोड़ेंगे तो बोलो क्या बन जाएगा? यहाँ पर बड़ी बन जाएगा। और ऊ के साथ यहाँ पर ऊ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ बन जाएगा। और यहाँ पर जरा हम देखेंगे, अब देखिए जरा, आ के साथ ई जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ए। और आ के साथ यहां पर देखिएगा ए जुड़ेगा तो बोलो क्या बनेगा? आई। और अगर यहां पर आ के साथ ऊ जुड़ेगा तो बोलो क्या बनेगा? ओ बनेगा ना। और अगर यहां पर देखो आ के बाद ओ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? औ बन जाएगा। समझ रहे ना बात को? तो देखिए इस तरीके से सवाल आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा, बहुत ही मतलब धमाकेदार तरीके से यहां पर आप लोग इसको पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पूरा यहां पर चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर जैसे आपसे पूछेगा कि कौन सा यहां पर व्यंजन है, कौन सा संयुक्त व्यंजन है, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ऐसे भी सवाल आपसे यहां पर पूछ लेगा। अब जरा देखिए यहां पर जैसे वर्तनीय शुद्धि में आपसे सवाल पूछेगा, जैसे यहां पर सवाल इस तरीके से कुछ मैं वर्तनी लिखता हूं, और जरा आप यहां पर ध्यान से देखिए कि क्या ये शब्द ऐसे सही वर्तनीय शुद्धि के जो सवाल पूछता है उसमें मैं आपको लेकर चलना चाह रहा हूं। अब जैसे यहां पर सवाल पूछा, ठीक ना, देखते रहिए ध्यान से, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, एकदम जबरदस्त, मजा ही आ जाएगा आपको, है ना। कैसी गलती हम लोग करते हैं, ठीक ना। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब सभी लोग जरा देखिए ये शब्द जो आपके सामने लिखे हैं, तो क्या मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं और आप बता सकते हैं कि इसमें से कितने शब्द सही हैं, कितने शब्द गलत हैं? तो आप कहोगे कि सर इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो सही भी लग रहे हैं और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो गलत भी लग रहे हैं। तो आप देखिए विडंबना की बात यह है कि जितने भी शब्द ये लिख रखे हैं ना, ये सारे शब्द गलत हैं। अब देखिएगा, समझना, पूरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहां पर इसको जब सही रूप में हम लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे जरा समझिए। देखिए अब देखिए यहां पर ये वाला जो शब्द लिखा जाएगा ना, ये उपरयुक्त इस तरीके से लिखा जाएगा। उपरयुक्त होता है, क्या होता है?
उपर्युक्त, ठीक ना। देखो भाई उपर्युक्त, अब देखो ज्योत्सना जो शब्द होता है, ज्योत्सना का मतलब होता है इच्छा, इसमें आधा ता और आधा सा लिखा जाता है। अब देखिए जरा यहां पर जब हम देखेंगे ये वाला तालव्य सा के रूप में यहां पर आपको मिलेगा, ये होता है शुश्रूषा और इसमें बड़ा उ की मात्रा लगती है। अब देखिए यहां पर कवित्री यानी कवि का स्त्रीलिंग होता है भाई, कवित्री लिखा जाता है, याद रखिए बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। और ये शब्द कालिदास होता है, जी हाँ कालिदास होता है, क्या होता है भाई कालिदास। अब देखिए ये शब्द जो होता है ना, ये शब्द मिष्टान्न होता है, ये सही शब्द आपका क्या होता है, ये सही शब्द आपका मिष्टान्न होता है, याद रखिएगा बहुत बढ़िया से इसको नोट करना है सभी को एक एक चीज करके। अब देखिए ये वाला शब्द होता है आपका अंतर्धान, क्या होता है भाई अंतर्धान शब्द सही होता है। और द्वारका शब्द यहां पर देखिएगा, ये शब्द आप देखिएगा द्वारका होता है, द्वारका सही शब्द होता है, द्वारिका शब्द सही नहीं होता है। अब देखिए अभयारण्य हम लोग देखेंगे तो मेरे सभी साथियों जरा देखिएगा, ये शब्द अभयारण्य सही होता है, क्या सही होता है अभयारण्य सही शब्द होता है, याद रखिएगा। अब देखिए ये कॉमन गलतियां हम लोग करते हैं, सोचो ऐसे अगर करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जरा देखिए यहां पर एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, जैसे हमने कहा कि भाई बिजली जोरों से गरज रही है, बिजली कैसे गरज रही, जोरों से गरज रही है। तो बिजली जब जोरों से गरज रही है तो अब यहां पर आपको बताना है कि इसमें कौन सी अशुद्धि है। कहोगे सर बिजली जोरों से गरज रही तो क्या यहां जोरों में गलती है, नहीं भाई। अब जरा देखो आप चौंक जाओगे कि अरे इसमें कैसी कॉमन गलती हो सकती है, क्या ऐसी गलती भी हम लोग करते हैं, हाँ ऐसी गलती करते हैं। अब देखिए गरजने का काम बिजली नहीं करती है, गरजने काम का काम कौन करता है, बादल। और जबकि चमकना किसका काम होता है, चमकना या कड़कना किसका काम होता है, चमकना या कड़कना किसका काम होता है मेरे प्यारे साथियों जरा नोट करिएगा, बिजली का काम होता है। किसका काम होता है, बिजली का काम चमकना या कड़कना होता है, बिजली का काम गरजना नहीं होता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। अब जैसे हम आप लोग कहते ना कहीं धन्यवाद दे दिया हमने, क्या दे दिया धन्यवाद दे दिया। अब ये वाला सेंटेंस आपके एग्जाम में आ जाता है, तो धन्यवाद दिया नहीं जाता है, याद रखिएगा धन्यवाद किया जाता है, धन्यवाद किया जाता, समझ गए ना। तो ये सही है, ये वाला क्या है गलत है। तो ये इस तरीके से आपको यहां पर सीखने को मिलेंगे। अब देखिए एक चीज और आपसे पूछा, यहां पर ध्यान से देखना, जैसे हमने कहा कि इसमें से बताओ कौन सा, ध्यान से समझना, जैसे इसमें से कहा कि कौन सा मूल शब्द है, जैसे एक शब्द यहां पर दे दिया सचरित्रता, एक शब्द दे दिया। अब इसमें से कहा कि कौन सा इसमें से मूल शब्द आपको बताना है, क्या बताना है भाई मूल शब्द आपको बताना, इस तरीके का सवाल दे दिया। अब आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से यहां पर दे दिया सच, ठीक है, ये आपका यहां पर दे दिया, ठीक ना। ये जरा देखिएगा ये चार ऑप्शन आपके। अब इसमें आपको बताना है, क्या बताना है, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से मूल शब्द। अब देखिए तोड़ना भी आपको आना चाहिए, जब आप शब्द को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे। तो इसमें मूल शब्द कहोगे सर कौन सा है, तो मूल शब्द आपका है सच्चरित्र। बोलो कौन सा है, मूल शब्द आपका है सच्चरित्र। जैसे अगर हमने कहा यहां पर इसको तोड़ देंगे तो ये एक सत्य हो जाएगा और एक यहां पर क्या हो जाएगा चरित्र और एक हो जाएगा यहां पर ता। तो अब जरा यहां पर अगर हम ये देखेंगे कि ये वाला शब्द है क्या, सत्य क्या है, तो सत्य है उपसर्ग। बोलो सत्य क्या है, सत्य है उपसर्ग। और जबकि चरित्र क्या है, चरित्र आपका है मूल शब्द। बोलो चरित्र क्या है, मूल शब्द। और ता क्या है भैया, ये है आपका प्रत्यय। बोलो क्या है, ये है आपका प्रत्यय। समझ गए ना। देखो ऐसे सवाल आते हैं आपके, तो उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड भी सवाल आपके आ ही जाते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत बताओ भाई, किसी को कोई समस्या, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे सवाल आपके परीक्षा में आ जाते हैं और हमें लगता। अब देखिए सवाल आपसे पूछा भैया, इसमें पूछा कि नीलकंठ में कौन सा समास होगा, किसमें, नीलकंठ। तो नीलकंठ में सर बहुब्रीहि समास होगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे ना इसमें कर्मधारय समास में होगा। कौन सा होगा, कर्मधारय समास भी होगा, कर्मधारय। और इसमें कौन सा समास होगा सर, आंसर क्या टिक करे, दोनों इसमें हो सकता है, बहुब्रीहि समास भी हो सकता है और सर इसमें ये भी हो सकता है। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर करें। चलो भैया एक चीज समझ लो, ध्यान से नोट करना। तो देखो जब भी हम बात करेंगे ऐसी प्रायोरिटी की बात आती है तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, बहुब्रीहि समास आपका सही आंसर हो जाएगा। एक चीज समझ लो। अब आपसे सीधे अगर पूछ ले, क्या पूछ ले, समास के प्रकार कितने होते हैं। तो अगर आपसे पूछे समास के प्रकार तो भैया क्या बताओगे, ऐसे नहीं बताओगे कि कितने होते हैं, समास के प्रकार होते हैं 6। बोलो कैसे याद करोगे, ट्रिक से देखो, आओ बताते हैं आपको। तो क्या लिखेंगे भैया, कर्म, द्वंद्व,
अव्ययी, कर्म द्वंद्व अव्ययी द्विगु भाई, कर्म द्वंद्व अव्ययी द्विगु भाई, ठीक ना। और बहुब्रीहि, और देखो भैया बहुब्रीहि तत्पुरुष, बहुब्रीहि तत्पुरुष, बहुब्रीहि तत्पुरुष समास, सही आई बोलो, बहुब्रीहि तत्पुरुष समास सही आई। हाँ देखो आ गए ना 6, कितने हो गए भैया 6 हो गए कि नहीं, जरा नोट कर लो। देखो कौन कौन से सर ने बताए, तो नोट तो करना ही पड़ेगा भाई। अब देखो जरा कौन कौन से, तो देखो कर्मधारय हो गया, द्वंद्व समास हो गया, अव्ययी भाव समास 2 हो गया, द्विगु समास 4 हो गया ना भाई। ठीक है, बचे कौन से 2, बहुब्रीहि समास 2 मिला दो, तत्पुरुष मिला दो, तो 4 + 2 बराबर कितना हो गया 6। अब इसका आंसर क्या हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत। तो यहां तक इस तरीके से पूरे सिलसिले में हम लोग संपूर्ण हिंदी को यूं ही ट्रिक से समाप्त करते चलेंगे शानदार तरीके से, ठीक है ना। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते ही आगे के सेशन को देखेंगे। चलो भाई, तो आप लोगों ने ये देखा और इस तरीके से आप प्रीवियस आप देख लेंगे, और ये आपको पीडीएफ भी जैसे हमने आपको पढ़ाया है, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है ना, लिंक में भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कहीं पर भी दिक्कत कोई समस्या है, तो आप अपनी समस्या कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। कैसी लगी क्लास कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तो यूपी पुलिस के लिए आप लोग हो जाओ तैयार। जय हिंद, जय भारत। चलिए भाई, थैंक यू।